नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कमल राष्ट्रीय पर। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। हाईटेक्स और नौकरी नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर फिर मोदी सरकार पर किया हमला। मानसून सत्र में सरकार की ओर से संसद में रखे जाएंगे ये 24 विधेयक, विपक्ष भी 16 मुद्दों पर करेगा चर्चा। मुंबई की अदालत ने संजय राउत को पेश होने को दिया निर्देश, इस मामले में शिवसेना नेता को आया कोर्ट का बुलावा। और भारत में अमेरिका महिला की किडनैपिंग से उड़े पुलिस के होश, जांच में हुआ यह सनसनीखेज खुलासा। कोडरका के पंचखोरो डैम में हुए दर्दनाक हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, जाने क्या कहा। और अब खबरों पर बात विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने एक बार फिर से इसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने देश में बेरोजगारी के मसले पर भी सरकार पर कटाक्ष किया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स को बढ़ाने में लगी है, देश में नौकरी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में जीएसटी की दरों में इजाफे के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट ट्विटर पर साझा करते हुए टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स के रूप में संदर्भित किया। राहुल गांधी ने लिखा, हाई टैक्स कोई नौकरी नहीं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर बीजेपी का मास्टर क्लास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने दूध, दही और पनीर जैसे पैक किए गए खाद्य पदार्थ को 5% जीएसटी स्लैब में लाने का फैसला किया है। इसके साथ ही चावल और गेहूं जैसे अनपैक किए गए पदार्थों को भी 5% टैक्स के तहत लाया गया है। अब तक इन चीजों पर जीएसटी से छूट मिली हुई थी। इसके अलावा 1000 रुपए प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12% टैक्स लगेगा। पहले यह छूट की श्रेणी में आता था और इसके अलावा 5000 रुपए प्रतिदिन आईसीयू को छोड़ करके ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। इसके साथ ही सोलर वाटर हीटर पर अब पहले के 5% की तुलना में 12% जीएसटी लगेगा। एलईडी लैंप और लाइट्स पर अब 18% टैक्स लगेगा, जबकि पहले इस पर 12% जीएसटी लगता था। सरकार के इस कदम की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी आलोचना की है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही आज 15वें राष्ट्रपति चुनाव का मतदान भी हो रहा है। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार 24 बिल पेश करने जा रही है, जिसमें प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल शामिल है। तो वहीं विपक्ष ने चर्चा के लिए 16 मुद्दों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें अग्निपथ स्कीम, बढ़ती कीमतें और अनियंत्रित महंगाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से हो गई। सूत्रों की अगर माने तो मॉनसून सत्र के पहले दिन सामूहिक विनाश के हथियार और की वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध, संशोधन विधेयक 2022 को लिया जाएगा। संसद सत्र की शुरुआत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद सदस्यों से जनता से संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा करने का आह्वान किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की जनता को उम्मीद है कि उनसे जुड़े मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो। जानकारी के मुताबिक विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए 16 मुद्दों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें संघवाद के दबाव में आना, अग्निपथ योजना, बढ़ती कीमतें और अनियंत्रित मुद्रास्फीति शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी खतरे, अभद्र भाषा, विपक्षी नेताओं के खिलाफ आलोकतांत्रिक कार्रवाई, जम्मू कश्मीर में बढ़ते अपराध और कश्मीरी पंडितों पर हमले के साथ साथ पदोन्नति और निजी क्षेत्र में आरक्षण पर भी चर्चा की जाएगी। लंबित सूची की अगर बात की जाए तो कुछ विधेयकों में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 भी शामिल है। इसके अलावा संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले नए विधेयकों में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 शामिल है। साथ ही सरकार डिजिटल न्यूज इंडस्ट्री पर भी नजर बनाए हुए है और इसके लिए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2019 लाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसमें पहली बार डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री शामिल होगी। और इसी के साथ मुंबई में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत को 6 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया। दरअसल उन्हें बीजेपी नेता
किरीट सोमैया की पत्नी मेघा द्वारा दायर मानहानि शिकायत के संबंध में अपनी याचिका दर्ज करने के लिए उपस्थित रहने को कहा गया है। उक्त तिथि पर राउत अदालत को सूचित करेंगे कि क्या वह मामले में अपना दोष स्वीकार करेंगे और मजिस्ट्रेट तदनुसार या तो मुकदमे की कार्रवाई करेंगे या पेनल्टी लगाएंगे। अदालत में पेश होने के बाद मजिस्ट्रेट ने 13 जुलाई को राउत के खिलाफ जमानती वारंट रद्द कर दिया और आगे की सुनवाई 18 जुलाई को तय कर दी। राउत के मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद इस महीने की शुरुआत में वारंट जारी किया गया था, क्योंकि पिछले महीने अदालत ने राउत के खिलाफ समन जारी कर उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था। और उधर मेघा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 70 के तहत 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया था, क्योंकि न तो राउत और न ही उनके वकील अदालत में मौजूद थे और वारंट के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेघा ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि राउत ने उन्हें बदनाम करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए। अदालत के समक्ष उनकी याचिका में कहा गया है कि 12 अप्रैल को उन्हें शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख मिला, जिसमें सोमैया पर मीरा भायंदर नगर निगम में शौचालय घोटाले का आरोप लगाया गया था। बकौल द इंडियन एक्सप्रेस उन्होंने कहा कि सामना में कहानी प्रकाशित होने के बाद लेख और अन्य मीडिया में आरोप बिना सबूत के थे और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से ये आरोप लगाए गए थे। और दिल्ली पुलिस ने 27 साल की अमेरिकी महिला के अपहरण का मामला हल करने का दावा किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि महिला ने स्वयं ही अपने फर्जी अपहरण की कहानी रची थी। उसने ये सब अपने मां बाप को इमोशनल ब्लैकमेल कर उनसे पैसे निकलवाने के लिए किया था। महिला की पहचान क्लो मैक्लाग्लिन के रूप में हुई है, जो 3 मई को दिल्ली आई थी और महिला अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है और उसके पिता एक पूर्व सेना अधिकारी हैं जो वाशिंगटन डीसी में रहते हैं। पुलिस ने कहा कि मैक्लाग्लिन ने 7 जुलाई को अपनी मां को फोन कर बताया कि वो एक असुरक्षित वातावरण में है और उसके साथ एक जान पहचान वाले व्यक्ति द्वारा मारपीट की जा रही है, लेकिन महिला ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो उस समय कहां पर है। इसके बाद उसकी मां ने अमेरिका दूतावास से संपर्क किया। महिला की मां की शिकायत के बाद दूतावास ने मामले की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस को यह मामला सौंप दिया। पुलिस ने कहा कि पीड़ित के भारत आने के 2.5 महीने से अधिक समय के बाद मामला दर्ज किया गया था। मैक्लाग्लिन ने एक बार फिर से 10 जुलाई को व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां से बात की, लेकिन इससे पहले कि उसकी मां को उसके बारे में कुछ और जानकारी मिलती, एक आदमी कमरे में आया और उनकी कॉल कट गई। पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस केस में तकनीकी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया। इसके लिए पुलिस ने महिला के लेटेस्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए yahoo.com से भी मदद मांगी गई, जिससे पता चला कि मैक्लाग्लिन ने 9 जुलाई को अपने इमिग्रेशन दस्तावेज कार्य के बारे में अमेरिकी नागरिक सेवाओं को एक ईमेल भेजा था। अधिकारी ने कहा कि जब इमिग्रेशनल ब्यूरो से कथित पीड़िता का पता लगाने के लिए उसका इमिग्रेशन फॉर्म चेक किया गया तो उसने महिला ने भारत में अपने रहने का पता ग्रेटर नोएडा दर्ज किया हुआ था। और झारखंड के कोडरमा जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। मरकच्चो प्रखंड के अंतर्गत पंचखेरो डैम में नाव पलटने से 8 लोग डूब गए थे, जिसमें 6 लोगों का शव बरामद कर लिए गए हैं और इस बीच एनडीआरएफ की टीम अभियान चला रही है, जिसे जिले के एसपी कुमार गौरव सहित कई अन्य अफसर मौके पर कैंप कर रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है और सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि कोडरमा में पंचखेरो डैम में नाव पलटने से कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए हर संभव कार्य कर रही है। सभी लापता लोग सुरक्षित रहें, यही कामना करता हूं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ये हादसा रविवार को हुआ था। गिरिडीह में राजधनवार के रहने वाले 9 लोग घूमने के लिए पंचखेरो डैम पहुंचे थे। सभी लोग बोटिंग के लिए एक नाव पर सवार हुए। नाव जब डैम के बीच में पहुंची तो उसमें पानी भरने लगा। देखते ही देखते नाव डैम में डूब गई। नाविक रोहित कुमार और उस पर सवार प्रदीप सिंह तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि 8 अन्य लोग डूब गए। हादसे के बाद नाविक फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन ने एनडीआरएफ की बचाव टीम मौके पर बुलाई। रविवार को से लेकर अब तक जारी अभियान में सीताराम यादव 40 वर्ष, सेजल कुमारी 16 वर्ष, पलक कुमारी 14 वर्ष, अमित कुमार सिंह 14 वर्ष, राहुल कुमार और शिवम कुमार के शव बरामद किए गए। 8 वर्षीय हर्षल कुमार और 5 वर्षीय बहुआ की तलाश जारी है। मृतकों में 5 एक ही परिवार के बताए गए हैं। हादसे में के बाद इनके गांव खेतों में कोहराम मचा हुआ है और डैम के किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा है। और इसी के साथ हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। हाईटेक्स और नौकरी नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर फिर मोदी सरकार पर किया हमला।
मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से संसद में रखे जाएंगे ये 24 विधेयक। विपक्ष भी 16 मुद्दों पर करेगा चर्चा। मुंबई की अदालत ने संजय राउत को पेश होने को दिया निर्देश। इस मामले में शिवसेना नेता को आया कोर्ट का बुलावा। और भारत में अमेरिका महिला की किडनैपिंग से उड़े पुलिस के होश। जांच में हुआ यह सनसनीखेज खुलासा। कोडरका के पंचखोरो डैम में हुए दर्दनाक हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। जाने क्या कहा। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में पहली बार नगर निकाय चुनाव होने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन एआईएमआईएम को रविवार को घोषित परिणाम में पार्षदों की 4 सीटों पर जीत मिली है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एआईएमआईएम के 4 प्रत्याशियों ने खंडवा नगर निगम, बुरहानपुर नगर निगम और जबलपुर नगर निगम चुनाव में पार्षद के पद के लिए जीत दर्ज की है। इन 4 में से जबलपुर में पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने और बुरहानपुर और खंडवा में एक ने जीत दर्ज की है। गौरतलब है कि एआईएमआईएम ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव लड़ा है। एआईएमआईएम की शकीरा बिलाल ने खंडवा नगर निगम के वार्ड 14 से पार्षद का चुनाव जीता। शकीरा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी नूरजहां बेगम को 285 वोटों के अंतर से हराया। शकीरा को 902 मत मिले, जबकि नूरजहां केवल 617 मत हासिल कर सकी हैं। एआईएमआईएम की शमा परवीन ने जबलपुर में वार्ड नंबर 49 से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार एस वसीम को 1527 मतों के अंतर से हराया है। पार्टी की एक अन्य उम्मीदवार समरीन ने जबलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 51 से कांग्रेस की शबनम फिरदौस को 209 मतों के अंतर से हराया। तो वहीं बुरहानपुर में एआईएमआईएम के रफीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार शहजाद नूर के खिलाफ वार्ड नंबर 2 से 156 वोटों के अंतर से कड़ा मुकाबला जीता। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में खंडवा में एक जनसभा की थी। ओवैसी ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए जनसभाएं की थी। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई और 13 जुलाई को 2 चरणों में मतदान हुआ था और पहले चरण में मतदान की मतगणना आज हो रही है, जबकि दूसरे चरण के मतदान की मतगणना 20 जुलाई को होगी। और मोहन में हुई घटना के बाद रविवार सुबह घटना का जायजा लेने पूर्व सीएम हरीश रावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने डीएम समेत वन विभाग के कई अधिकारियों से मौके पर ही बात की और वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बाघ को पकड़े नहीं जाने पर वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही नेशनल हाईवे 309 को जाम कर दिया। इसके चलते कई किलोमीटर का जाम भी लग गया। तो वहीं स्थानीय प्रशासन लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास कर रहा है। कई ग्रामीणों ने कहा कि घटना के 15 घंटे बाद भी स्थानीय विधायक पीड़ित परिवार का हाल तक पूछने नहीं पहुंचे। रविवार को पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि जाम तो उचित है, गांव के लोगों पर बाघ का ये दूसरा अटैक है, लोगों में गुस्सा है, बॉडी भी ट्रेस नहीं की गई है। पूर्व सीएम रावत ने कहा कि मेरी डीएफओ और चीफ मिनिस्टर से भी बात हो गई है। मैंने कहा कि अगर शव को नहीं खोज पाएंगे तो जितने शेर उस शव को खाएंगे वो सब आदमखोर हो जाएंगे। वो तो इनकी प्राथमिकता होनी ही थी। उन्होंने कहा कि सर्च पार्टियां बनाकर जंगल में भेजी जानी चाहिए ताकि उस शव को दूसरे शेर न खा सकें और यहाँ पिंजरा लग जाना चाहिए था। उस परिवार को जल्द ही मुआवजा दें, यहाँ पिंजरे लगाएं। लोगों को शक है कि क्षेत्र में 1 से ज्यादा बाघ हैं, साथ ही आदमखोर बाघ को मारने की अनुमति दें। बीते कई महीनों से क्षेत्र में बाघ की दहशत है, लेकिन रामनगर के सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों ने बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग पर कोई दबाव नहीं बनाया। इसके चलते क्षेत्र में कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और उन्होंने मौके पर पहुंचकर डीएम और कई वन अधिकारियों को फोन कर निर्देश दिए। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग के उच्च अधिकारियों से आदमखोर बाघ को मारने की बात रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर अमल करते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने फिटनेस पर काम शुरू कर दिया है। इसको लेकर रविवार को तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो अपने ड्राइवर, रसोईया, स्वीपर, माली सहित सभी सहयोगियों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। इस दौरान वो बॉल को हिट करते देखे जा रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए अपना वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा, जिंदगी हो या खेल का मैदान, हमेशा जीतने के लिए खेलना चाहिए। जितना अधिक आप दिमाग में योजना बनाते हैं, उतना ही अच्छा आप मैदान में प्रदर्शन करते हैं। काफी लंबे अरसे बाद बल्ले और गेंद पर हाथ आजमाया। यह तब और अधिक संतोषजनक हो जाता है जब ड्राइवर, रसोईया, स्वीपर, मालिक और रक्षक और देखभाल करने वाले सभी महत्वपूर्ण सहयोगी मैदान में आपके साथ खिलाड़ी हों एवं आपको हिट और बॉल आउट करने के लिए उत्सुक हों। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पटना आए हुए थे। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। जब कार्यक्रम का समापन हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत मंच पर मौजूद अन्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करने के लिए उनके साथ आ रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना वजन कम करने की सलाह दे डाली। प्रधानमंत्री की इस सलाह पर वह भी मुस्कुराने लगे और उनके साथ ही चलते रहे। गौरतलब है कि राजनीति में आने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे। वो साल 2008 से 2012 तक 4 साल आईपीएल टीम का हिस्सा भी रहे हैं। तेजस्वी दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी कोई आईपीएल मैच नहीं खेला है। राजनीति में एंट्री करने से पहले तेजस्वी यादव ने विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है। और दिल्ली में बिजली की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बिजली के बढ़े हुए दामों को कम करने पर चर्चा के लिए मिलने का समय मांगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली सरकार फिक्स चार्जेस के नाम पर दिल्ली की जनता से 11,000 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कर रही है। आदेश गुप्ता ने कहा कि हम विपक्ष में होने के नाते दिल्ली के लोगों की समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे, उनसे बढ़े हुए दरों को कम करने की मांग करेंगे और यदि मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देते हैं तो मंगलवार यानी 19 जुलाई को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा में बीजेपी प्रचंड प्रदर्शन करेगी। आदेश गुप्ता ने कहा कि रेवड़ियां बांटने का परिणाम है कि आज दिल्ली का रेवेन्यू 61,891 करोड़ रुपए का है, जबकि खर्चा 71,085 करोड़ रुपए का। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का सब्सिडी के रूप में 2015-16 का 1,867.61 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 3,592.94 करोड़ रुपए हो गया है। आज सब्सिडी लगभग 6700 करोड़ रुपए हो गई है, लेकिन ये बढ़ी हुई सब्सिडी जनता की भलाई के लिए की जगह बिजली कंपनियों के मालिकों, केजरीवाल और उनके नेताओं की जेब में जा रही है। दिल्ली में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग के बाद दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी रेगुलेटरी कमीशन DRC ने बिजली वितरण कंपनियों को 2 से 6% अधिक पावर परचेस एडजस्टमेंट कॉस्ट PPSC वसूलने की छूट दे दी है, जिसके बाद दिल्ली वासियों को बिजली के अधिक दाम चुकाने पड़ेंगे। हालांकि बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इन बढ़ी हुई दरों का आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में जो फ्री बिजली लोगों को दी जा रही है वह मिलती रहेगी। लोगों के बिजली के बिलों में 200 यूनिट फ्री बिजली और 400 यूनिट पर 50% की छूट जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को दावा किया कि प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर नगर पंचायत चुनाव में प्रदेश में बराबरी की स्थिति रहती थी, लेकिन इस बार नगर पंचायत एवं नगर परिषद की 80% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने प्राप्त की हैं। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई को प्रथम चरण में हुए 44 जिलों के 133 नगरीय निकाय के लिए मतगणना रविवार को शुरू हुई है। इन नगरीय निकायों में भोपाल एवं इंदौर नगर निगम सहित 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद शामिल हैं। चुनाव परिणामों से गदगद चौहान ने यहां बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, गांवों और शहरों में हमें जीत मिली है। आमतौर पर नगर पंचायत चुनाव में बराबरी की स्थिति रहती थी, लेकिन इस बार नगर पंचायत एवं नगर परिषद की 80% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने प्राप्त की हैं। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में अभूतपूर्व है। चौहान ने कहा कि इसके अलावा 36 नगर पालिका की
की मतगणना आज हुई है, जिनमें से 27 में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 से बहुमत मिला है। बाकी 5 जगहों में हम निर्दलीय के साथ मिलकर नगर पालिका सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से हम इन चुनावों को जीतते थे, लेकिन 55-45 का अनुपात रहता था। इस बार इतिहास रचा है और इस बार बीजेपी ने नगर पालिका में शानदार जीत हासिल की है। चौहान ने कहा, हम 7 नगर निगम चुनाव जीत रहे हैं, जबकि 3 में कांग्रेस और 1 से आम आदमी पार्टी को जीत मिल रही है। मध्य प्रदेश में 11 नगर निगमों के लिए आज शुरू हुई मतगणना में अब तक 7 महापौरों का परिणाम घोषित किया जा चुका है। इनमें से बीजेपी के महापौर प्रत्याशी बुरहानपुर, सतना, खंडवा, उज्जैन, इंदौर और सागर में विजयी घोषित किए गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने सिंगरौली में जीत दर्ज की है और कांग्रेस प्रत्याशी ने छिंदवाड़ा में जीत दर्ज की। निर्वाचन कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि जबलपुर और ग्वालियर में महापौर पद पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। चौहान ने कहा, वार्डों के चुनाव में ग्वालियर, जबलपुर एवं सिंगरौली में भी बीजेपी को बहुमत प्राप्त हो गया है। ग्वालियर में 66 में से 36 पार्षद हमारे जीते हैं और कांग्रेस के केवल 13 पार्षद है। जबलपुर में 69 से 39 बीजेपी के जीते हैं और कांग्रेस के केवल 30 पार्षद जीते हैं। सिंगरौली में 45 में से 23 पार्षद बीजेपी के जीते और कांग्रेस के केवल 13 पार्षद जीते हैं। और इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। हाईटेक्स और नौकरी नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर फिर मोदी सरकार पर किया हमला। मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से संसद में रखे जाएंगे ये 24 विधेयक, विपक्ष भी 16 मुद्दों पर करेगा चर्चा। मुंबई की अदालत ने संजय राउत को पेश होने को दिया निर्देश, इस मामले में शिवसेना नेता को आया कोर्ट का बुलावा। और भारत में अमेरिका महिला की किडनैपिंग से उड़े पुलिस के होश, जांच में हुआ यह सनसनीखेज खुलासा। कोडरका के पंचखोरो डैम में हुए दर्दनाक हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, जाने क्या कहा। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों में दाखिले के लिए विद्यार्थी की अधिकतम आयु सीमा तय करने पर विचार किए जाने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार मदरसों में दाखिले की उम्र तय करने के सिलसिले में एक समिति का गठन करेगी। अंसारी ने शनिवार को पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा कि मदरसों की विभिन्न कक्षाओं में दाखिले के लिए विद्यार्थी की आयु निर्धारित करने को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आयु निर्धारण संबंधी निर्णय लिया जाएगा और मदरसों में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र तय करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सीबीएसई और आईसीएसई समेत विभिन्न शिक्षा परिषदों के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय करेगी। अंसारी ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के माता पिता या अभिभावक लापरवाही के चलते बच्चे का दाखिला देर से कराते हैं और सरकार की कोशिश होगी कि यह प्रथा रोकी जाए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने पिछले रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हाल ही में मदरसों के हाई स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और टैबलेट वितरण के दौरान कई बड़ी उम्र के पुरुष भी पुरस्कार लेने पहुंचे थे, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि सरकार बेसिक शिक्षा की तर्ज पर अब मदरसों में भी प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित करेगी। उनके इस बयान के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सरकार मदरसों में दाखिले के लिए अधिकतम आयु सीमा तय करेगी। मंत्री धर्मपाल सिंह की चिंता के मद्देनजर यह सवाल पूछे जाने पर कई मदरसों से ज्यादा उम्र के विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगाने के लिए सरकार को प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करनी होगी। अंसारी ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई भी विचार नहीं है। राज्य मंत्री अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने हाल के बयान को गलत तरीके से न लिया जाए। सिंह ने कहा कि सिंह का कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा सही समय पर शुरू हो और सही वक्त पर ही मुकम्मल हो। इस बीच प्रदेश के मदरसा शिक्षकों के संगठन टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश के महासचिव दीवान साहब जमान खां ने बताया है कि राज्य के मदरसों में पिछले पहली कक्षा और 10वीं के कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु पहले से ही निर्धारित है और उन्होंने कहा कि पहली कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 5 साल और 10वीं कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम 14 साल पहले से ही तय है। बिहार की राजधानी पटना से टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद जांच जारी है। 26 लोगों पर नामजद एफआईआर की गई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है तो वहीं फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी हो रही है। इन सबके बीच जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उसमें कई पीएफआई के नेता, इसमें एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष समीम अख्तर का भी नाम है और ऐसे में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार को सलाह दी है। सुशील कुमार मोदी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में सांप्रदायिक द्वेष और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लिप्त होने के पर्याप्त प्रमाण मिलने के बाद बिहार सरकार को केंद्र से परामर्श कर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पीएफआई इस्लामी छात्रों के संगठन सिमी का बदला हुआ रूप है और इससे सीमावर्ती प्रदेश बिहार और पूरे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ा है। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल कांग्रेस आतंकवादी साजिश में लिप्त पीएफआई को बढ़ावा देती रही। कर्नाटक में जब कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार सत्ता में आई तब इसने वर्ष 2013 में पीएफआई और इसकी राजनीतिक इकाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसजीपीआई के 1600 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दंगा करने से संबंधित 176 मुकदमों को वापस ले लिया था। कांग्रेस सरकार के फैसले से कर्नाटक के विभिन्न इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले पीएफआई के लोगों का दुस्साहस बढ़ा है। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज संसद भवन व राज्यों की विधानसभाओं में वोट डाले जा रहे हैं और इस चुनाव में सांसद और देश के सभी राज्यों के विधायक नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तुलना में भारी नजर आ रहा है। दरअसल इस चुनाव में लोकसभा के 543 सांसद वोट डालेंगे जबकि राज्यसभा के 233 सांसद मतदान करेंगे। वहीं देश भर के 4033 विधायक भी अपना मत देंगे, यानी सांसद और विधायकों को मिलाकर देखें तो कुल 4809 सदस्य राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायकों को मिलाकर कुल 10,81,991 वोट हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 5,40,996। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोटिंग में हिस्सा लेने का हक नहीं होता है। वहीं ये चुनाव कई मायनों में बेहद दिलचस्प है क्योंकि दोनों उम्मीदवारों ने अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सांसदों और देश भर के विधायकों से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में
कमरा नंबर 63 में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और जबकि राज्यों के विधानसभाओं में विधायक वोट डाल पाएंगे। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और देश के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। आईएनएस सिंधु ध्वज पनडुब्बी ने 35 साल की शानदार सेवाएं देने के बाद शनिवार को भारतीय नौसेना को अलविदा कह दिया। सिंधु ध्वज स्वदेशीकरण की ध्वज वाहक थी और नौसेना में अपनी पूरी यात्रा के दौरान रूस में निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारतीय नौसेना ने प्रयासों की ध्वजावाहक थी। शनिवार को विशाखापट्टनम में नौसेना की पूर्वी कमान में सिंधु ध्वज के कमिश्निंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस समारोह में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल बिशवजीत दास गुप्ता मुख्य अतिथि थे और इस डीकमिश्निंग कार्यक्रम में कमोडोर एसपी सिंह समेत 15 पूर्व कमांडिंग ऑफिसर्स, कमिश्निंग सीओ और 26 अनुभवी कमिश्निंग क्रू ने हिस्सा लिया। सिंधु ध्वज पनडुब्बी के शिखर पर एक भूरे रंग की नर्स शार्क चित्रित है और इसके नाम का अर्थ है समुद्र में हमारी ध्वजवाहक। जिस प्रकार इसके नाम से पता चलता है, सिंधु ध्वज स्वदेशीकरण की ध्वजवाहक थी और नौसेना में अपनी पूरी यात्रा के दौरान रूस निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों की ध्वजवाहक थी। इन पनडुब्बियों का श्रेय जाता है कि कई चीजें इसने पहली बार की, जैसे स्वदेशी सोनार HHUS, स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुक्मणी और MMS जड़ती नेविगेशन प्रणाली और स्वदेशी टारपीडो फायर कंट्रोल सिस्टम का परिचालन इस पर ही हुआ। सिंधु ध्वज ने डीप सबमर्जेज रेस्क्यू वेसल के साथ मीटिंग और कार्मिक स्थानांतरण का काम भी सफलतापूर्वक किया और ये इकलौती पनडुब्बी है जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इनोवेशन के लिए CNS रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस पारंपरिक समारोह को सूर्यास्त के समय आयोजित किया गया। बादलों से घिरे आसमान ने इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया जब डिकमिशनिंग ध्वज को उतारा गया और 35 साल की शानदार यात्रा के बाद इस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया। विमान के कैबिन से आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को कालीकट से दुबई के लिए उड़ान भरते समय मस्कट की ओर डायवर्ट कर दिया गया क्योंकि शनिवार को उड़ान की फॉरवर्ड गैली में एक वेंट से जलती हुई गंध आ रही थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है और बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस B737-800 विमान VT AXX ऑपरेटिंग उड़ान 1X355 को मस्कट की ओर मोड़ दिया गया क्योंकि क्रूज के दौरान फॉरवर्ड गैली में वेंट से एक जलती हुई गंध आई थी। अधिकारी ने बताया कि चालक दल ने धुएं की आंख या धुएं के लिए एक गैर सामान्य चेकलिस्ट की और विमान को मस्कट की ओर मोड़ दिया और सुरक्षित रूप से उतर गया। विमान के सभी यात्री सुरक्षित हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि उड़ान से पहले विमान में फॉल्ट आइसोलेशन मैनुअल के प्रासंगिक कार्य के रूप में ऑन ग्राउंड इंजीनियरिंग सहित सभी तरह के निरीक्षण किए गए थे। इंजन ग्राउंड रन इंजन और सहायक बिजली इकाई दोनों के संचालन के साथ सभी तरह की जांच की गई थी। धुएं के लिए भी जांच की गई थी, लेकिन हालांकि इंजन का APU से कोई धुआं निकलता हुआ नहीं देखा गया था। तेल या हाइड्रोजन संदूषण की गंध भी नहीं आ रही थी। फॉरवर्ड गैलरी में ओवन में को MEL न्यूनतम उपकरण सूची के तहत जारी किया गया था। पिछले 48 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के 3 विमानों ने देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर आपातकालीन लैंडिंग की, जिससे यह विभिन्न एयरलाइनों के लिए तकनीकी आपात स्थिति का दिन बन गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये सभी लैंडिंग शुक्रवार और शनिवार को कालीकट, चेन्नई और कोलकाता में की गई थी और सभी आपातकालीन लैंडिंग विभिन्न तकनीकी मुद्दों के कारण हुई थी। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।